प्यारे बच्चों, आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे अभिक्रिया वेग को प्रभावित करने वाले कारकों के बारे में। तो आज का हमारा टॉपिक है अभिक्रिया वेग को प्रभावित करने वाले कारक। सबसे पहला जो कारक होता है जो अभिक्रिया के वेग को प्रभावित करता है और जिसका हम इस चैप्टर में अध्ययन भी करते आ रहे हैं लेकिन हमको पता नहीं लगा, वो होता है हमारा क्रिया कारकों की सांद्रता। सामान्यतः हम किसी अभिक्रिया के अंदर देखते हैं, यदि हम इस अभिक्रिया में क्रिया कारक की सांद्रता को बढ़ा दें तो अभिक्रिया का वेग बढ़ जाता है। हमने वेग नियम पढ़ा है, तो वेग नियम क्या कहता है कि वेग बराबर किसके एक के, ये आर मतलब रिएक्टेंट यानी कि क्रिया कारक, और इसकी पावर क्या आती है एन। तो जनरली क्या होता है कि जो एन है इसकी जो वैल्यू है वो या तो जीरो होगी या ऋणात्मक भी हो सकती है, लेकिन सामान्यतः इसकी वैल्यू है वो या तो 1 होगी या 2 होगी या 3 होगी। मान लो इसकी वैल्यू कितनी है, 1 है, तब तो क्या है कि वेग है, अभिक्रिया का जो वेग है वो क्रिया कारक है उसकी पावर 1 है, उसके समानुपाती हो गए। 2 आ गया तो मतलब दुगुना हो गया। कहने का मतलब क्या है कि जो लगभग 90 से 95% अभिक्रियाएं होती है उनमें जैसे ही हम रिएक्टेंट यानी क्रिया कारक इनकी सांद्रता को बढ़ाते हैं, अभिक्रिया का वेग वो क्या हो जाता है, बढ़ जाता है। अभिक्रिया का वेग बढ़ जाता है। केवल शून्य कोटि की अभिक्रिया, उसमें क्रिया कारक है उसी कंसंट्रेशन कैसी होती है, या क्रिया कारक की जो सांद्रता है वो स्थिर रहती है। बाकी आप चाहे प्रथम कोटि की अभिक्रिया ले लो या द्वितीय कोटि की अभिक्रिया, तृतीय कोटि की अभिक्रिया, इन सभी में क्या होता है कि जैसे ही हम रिएक्टेंट यानी क्रिया कारक की सांद्रता को बढ़ाते हैं अभिक्रिया का जो वेग है वो बढ़ जाता है। हमने एक न्यूमेरिकल में देखा था, उसमें भी देखा था एक द्वितीय कोटि की उसमें अभिक्रिया थी जिसमें हमने जब क्रिया कारकों की सांद्रता है उसको 3 गुना किया था तो अभिक्रिया का वेग 9 गुना बढ़ गया था। वो न्यूमेरिकल मैंने आपको करवाया था इसी चैप्टर के अंदर। तो वेग है वो सामान्यतः ऐसा होता है कि जैसे हम क्रिया कारक की सांद्रता को बढ़ाते हैं तो अभिक्रिया का वेग बढ़ जाता है। तो ये चीज हमको ध्यान रखनी है। और कोई भी जो अभिक्रिया होती है, जैसे मान लो आर है, ये चेंज हो रहा है प्रोडक्ट पी के अंदर, तो इसकी मान लो प्रारंभ में हमने जो क्रिया कारक है 100 ग्राम लिया था, तो उत्पाद कितना है 0, टी बराबर 0 समय पर। टी बराबर 0 का मतलब क्या है कि मतलब अभिक्रिया अभी शुरू नहीं हुई है, तब का समय हमारा टी बराबर 0। तो क्रिया कारक तो 100 ग्राम है और उत्पाद कितना है 0। टी बराबर मान लो हमने 10 मिनट बाद अभिक्रिया देखी, मान लो ये बच गया हमारा 80 ग्राम, तो उत्पाद कितना बन गया 20 ग्राम। तो समय के साथ क्या होती है, क्रिया कारक उसकी सांद्रता घट रही है। तो पहले 100 ग्राम थी, 10 मिनट बाद घटकर कितनी होगी 80 ग्राम। तो समय के साथ क्या होता है, अभिक्रिया का वेग घटता है। क्यों घटता है, क्योंकि समय के साथ में क्रिया कारक की जो सांद्रता या मात्रा क्या होती है, घटती है। पहले 100 ग्राम थी, अब कितनी रह गई 80 ग्राम। तो इस चीज पर भी हमको ध्यान देना है कि समय के साथ अभिक्रिया का वेग घटता है क्योंकि क्रिया कारक की सांद्रता क्या होती है, घटती है। तो ये तो बात होगी क्रिया कारकों की सांद्रता की। तो इसके लिए मैं एक बिल्कुल सिंपल लाइन लिख सकता हूं कि अगर हम आर मतलब क्या हो गया हमारा रिएक्टेंट मतलब क्रिया कारक, बड़ा ब्रैकेट इसकी सांद्रता, और ये तीर के नोक ऊपर मतलब क्रिया कारक की सांद्रता को हम बढ़ा रहे हैं, तो आर ओ आर मतलब रेट ऑफ रिएक्शन यानी कि अभिक्रिया का वेग वो क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। सेकंड पॉइंट है क्रिया कारकों तथा उत्पादों की प्रकृति। देखो इस पर भी अभिक्रिया का वेग निर्भर करता है, क्रिया कारक और उत्पादों की प्रकृति पर।
जनरली डिपेंड करता है क्रिया कारकों की प्रकृति पर। देखो मान लो क्रिया कारक है हमारा, क्रिया कारक हमारे गैस है, क्रिया कारक हमारे सभी कैसे हैं, गैस है। तो गैस क्या होती है, वो आसानी से एक दूसरे में मिश्रित हो जाती है, तो बहुत तेजी से रिएक्शन करती है, तो अभिक्रिया का वेग वो बहुत ज्यादा होगा। ऐसे ही इससे कम किसका हो जाएगा, जब दोनों क्रिया कारक हमारे कैसे हैं, द्रव है। और सबसे कम वेग कब होता है, जब हमारे क्रिया कारक कैसे होते हैं, ठोस होते हैं। तो इस चीज को हमको ध्यान रखना है। क्रिया कारक होता है उत्पादक प्रकृति में क्या होगा, अगर गैस ही क्रिया कारक है तो अभिक्रिया वेग सबसे अधिक होगा, क्योंकि गैस है वो आसानी से एक दूसरे के साथ क्रिया कर सकती है। अगर द्रव है तो थोड़ा सा वेग क्या हो जाएगा, उसकी तुलना में कम रहेगा, और ठोस में सबसे कम वेग रहेगा। दूसरा क्या है, मान लो हमारे सभी क्रिया कारक कैसे हैं, गैसियस है, या सभी कैसे हैं, द्रव में, या फिर सभी ठोस में। मतलब क्या है, जो हमारी अभिक्रिया है वो कैसी है, समांगी है। कैसी है, समांगी। समांगी मतलब जिसमें क्रियाकारक, उत्प्रेरक और उत्पाद सभी की प्रकृति कैसी होती है, एक समान। तो आसानी से अभिक्रिया संपन्न हो जाएगी। और यदि हमारे कैसे हुए, विषमांगी। विषमांगी मतलब एक क्रियाकारक कैसा है हमारा, गैस है, दूसरा कैसा है, ठोस है, तो अभिक्रिया इतनी आसानी से संपन्न नहीं होगी। तो ये चीज हमको ध्यान रखनी है। दूसरा क्या होता है, जो अभिक्रिया का वेग है वो क्रिया कारकों के मध्य जो बंध है वो कितनी आसानी से बनता है, इस पर भी डिपेंड करता है। देखो जैसे एक अभिक्रिया दे रखी हमको, NO है, वो O2 के साथ क्रिया करके NO2 का निर्माण कर रहा है, और संतुलित समीकरण इसकी क्या, अभिक्रिया की 2NO प्लस में O2, ये बना रहे हैं 2NO2। ये जो हमारी अभिक्रिया बहुत तीव्र गति से संपन्न होती है, क्योंकि जो NO है इसकी O2 के साथ बहुत अधिक बंधुता होती है, या बहुत अधिक मित्रता होती है, तो दोनों इजिली एक दूसरे से क्रिया कर लेते हैं और उत्पाद NO2 बहुत तीव्र गति से बन जाता है। जो सेकंड अभिक्रिया है जिसमें CO है वो O2 के साथ अभिक्रिया कर रहा है और CO2 बना रहा है, देखने में ये अभिक्रिया है, ये ऊपर वाली अभिक्रिया के समान लग रही है, लेकिन ये अभिक्रिया बहुत मंद गति से संपन्न होती है, क्योंकि जो CO है, कार्बन मोनोऑक्साइड, ये ऑक्सीजन के साथ इजिली अभिक्रिया नहीं करती। तो क्रिया कारक है, इनकी प्रकृति कैसी है, इस पर भी अभिक्रिया डिपेंड करती है। अगला पॉइंट आएगा हमारा क्रिया कारकों का सतही क्षेत्रफल। तो देखो ध्यान से, क्रिया कारकों का सतही क्षेत्रफल, इस पर भी अभिक्रिया का वेग डिपेंड करता है। जैसे हम अगर क्रिया कारक है उनका सतही क्षेत्रफल बढ़ाएंगे, क्या करें हम, सतही क्षेत्रफल है उसको अगर हम बढ़ा दें तो ROR मतलब रेट ऑफ रिएक्शन क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी। क्यों बढ़ी, खुद से सोचो, देखो ध्यान से। मान लो हमको मिश्री है, उसको पानी के अंदर घोलना है, ठीक है, तो एक तो हम मिश्री है उसका बड़ा टुकड़ा ले, मिश्री उसका हम बड़ा टुकड़ा ले, उसको पानी के अंदर घोले, और एक हम जो मिश्री है उसका बारीक चूर्ण बना ले, उसको पानी के अंदर घोले। तो कौन सा आसानी से घुलता है, तो आंसर आएगा सर जो बारीक चूर्ण होगा वो आसानी से घुल जाएगा, और मिश्री का अगर बड़ा टुकड़ा है उसको घुलने में कठिनाई होगी। क्यों, क्योंकि जो बारीक चूर्ण है उसका पूरा एरिया है वाटर के संपर्क में आएगा, जल के संपर्क में आएगा, तो बहुत आसानी से घुल जाएगा या उसका सतही क्षेत्रफल बढ़ जाएगा। और यदि वो बड़ा टुकड़ा हुआ तो उसका पूरा एरिया है वो वाटर के संपर्क में नहीं आ पाएगा, इसलिए उसको घुलने में क्या होती है, कठिनाई होती है। दूसरा आप सोचो, मान लो ये डस्टर है, ये लकड़ी का बना हुआ है, एक तो मैं इस डस्टर है इसको आग के अंदर जलाऊं, तो देखो इसका ये सरफेस एरिया हो गया, ये वाला हो गया, ये नीचे वाला, ये साइड वाला, यही आग के संपर्क में आएगा,
और एक मैं इसके 2 टुकड़े कर दूं ऐसे, या फिर 4 टुकड़े कर दूं, तो जब मैं इसके 4 टुकड़े करूंगा तो नई सरफेस और बन जाएगी। इसको बीच में से ऐसे मान लो मैंने चीर दिया ऐसे, तो 2 सरफेस बन जाएगी। तो वो भी किसके संपर्क में आएगी? आग के संपर्क में आएगी, जिससे वो आसानी से जल जाएगा। तो कहने का मतलब क्या है कि जैसे हम सतही क्षेत्रफल बढ़ाते हैं अभिक्रिया का वेग बढ़ जाता है। देखो जैसे मान लो ऐसे हमको एक चौक दे रखा है। अब क्या है, चौक का मान लो एक तो ये एरिया है, एक ये एरिया, एक ऊपर वाला और एक नीचे वाला। ये 6 एरिया है जो मान लो इनको, इसको मैंने पानी में घोल रहा हूं मैं इसको, तो पानी के संपर्क में ये केवल इसकी 6 सतह जो आ रही है। अब मैं क्या करूं, इसको ऐसे 2 टुकड़ों में बांट दूं, तो देखो एक तो ये सतह बन गई और एक ये नई सतह, ये भी पानी के संपर्क में आएगी। तो बहुत आसानी से ये घुल जाएगा पहले की तुलना में। क्यों? क्योंकि इसका सतही क्षेत्रफल है वो बढ़ गया। तो बिल्कुल सिंपल ध्यान रखना, क्रिया कारकों का सतही क्षेत्रफल है वो अगर बढ़ेगा तो अभिक्रिया का वेग बढ़ेगा। छोटे छोटे पॉइंट लेकिन बहुत ज्यादा काम के। कई बार पूछ रहे थे अभिक्रिया वेग को प्रभावित करने वाले कारक बताइए, तो आपको बिल्कुल शॉर्ट में 1-2 लाइन लिख के आनी है। नेक्स्ट पॉइंट देखो, उसके बाद है विकिरणों द्वारा उद्भासन। इसका मतलब क्या होता है, जो हमारा सूर्य का प्रकाश है उसमें उच्च ऊर्जा की विकिरणें होती है, पराबैंगनी प्रकाश भी होता है जिनकी एनर्जी बहुत ज्यादा होती है। तो ये क्या करते हैं, जो क्रियाकारक अणु है, क्रियाकारक के जो अणु है इनकी गतिज ऊर्जा को बढ़ा देते हैं, जिससे अभिक्रिया बहुत आसानी से संपन्न हो जाती है। तो देखिए एक अभिक्रिया दे रखी है हमको H2+ में Cl2, ये डार्क मतलब अंधेरे में कर रहे हैं हम अभिक्रिया, और एक इसका निर्माण कर रहे हैं 2HCl का। और ये अभिक्रिया कैसे होती है, अत्यंत मंद गति संपन्न होती है हमारी अभिक्रिया। लेकिन जब हम इसी अभिक्रिया को, बिल्कुल सेम इसी अभिक्रिया को H2+ में Cl2, Hν मतलब जो सूर्य के प्रकाश में उपस्थित उच्च ऊर्जा की विकिरण है उसकी उपस्थिति में जब हम अभिक्रिया करते हैं तो ये विस्फोट के साथ संपन्न होती है। या इसके स्थान हम लिख सकते हैं सनलाइट में। सनलाइट में क्या होता है, अभिक्रिया बहुत तेजी संपन्न होती है, फिर विस्फोट के साथ संपन्न होती है, क्योंकि उच्च ऊर्जा को पा करके जो क्रियाकारक अणु हैं इनकी औसत गतिज ऊर्जा बढ़ जाती है, जिसके कारण ये तेजी से एक दूसरे से क्रिया करते हैं और उत्पाद में परिवर्तित हो जाते हैं। तो ध्यान रखना, विकिरणों द्वारा उद्भासन में क्या आएगा, इसमें आ जाएगा कि जब अभिक्रिया को हम उच्च ऊर्जा वाले विकिरणों की उपस्थिति में करते हैं तो ये उन विकिरणों की ऊर्जा को ग्रहण करके जो क्रियाकारक अणु हैं वो अपनी औसत गतिज ऊर्जा को बढ़ा लेते हैं, जिससे वो तेजी से अभिक्रिया करके उत्पाद का निर्माण करते हैं, जिससे अभिक्रिया बहुत तेजी से संपन्न हो जाती है। उसके बाद लास्ट पॉइंट दे रखा हमको उत्प्रेरक का प्रभाव। एक ताप और इसके बारे में मैं नेक्स्ट वीडियो में बात करूंगा। फिलहाल हम देखते हैं उत्प्रेरक का प्रभाव। देखो उत्प्रेरक क्या होते हैं, उत्प्रेरक वे बाह्य पदार्थ होते हैं, उत्प्रेरक वे बाह्य पदार्थ होते हैं जो स्वयं में बिना किसी रासायनिक परिवर्तन के अभिक्रिया के वेग को बढ़ा देते हैं, उत्प्रेरक कहलाते हैं। मतलब खुद में कोई रासायनिक परिवर्तन नहीं करते, केवल अभिक्रिया के वेग को बढ़ा देते हैं। क्या कहलाते हैं, उत्प्रेरक कहलाते हैं। अब देखो ध्यान से, जो उत्प्रेरक है वो अभिक्रिया के वेग को बढ़ाते किस प्रकार से, इसको मैं आपको एक आरेख द्वारा समझाऊंगा, बहुत ध्यानपूर्वक देखना इसको। मान लो हमको ये एक अभिक्रिया दे रखी है, यहां मान लो हमारा हो गया R मतलब रिएक्टेंट, ये प्रोडक्ट P बना रहा है। यहां तो हो गया अभिक्रिया की ऊर्जा, इस तरफ हमने ले ली अभिक्रिया की प्रगति, मतलब इस तरफ अभिक्रिया आगे बढ़ रही है।
एक्स एक्सिस पर तुमने क्या ले ली, अभिक्रिया की प्रगति, मतलब आर मतलब रिएक्टेंट यानी क्रिया कारक है, वो प्रोडक्ट मतलब उत्पाद बना रहे हैं। और वाई एक्सिस पर हमने क्या लिया है, अभिक्रिया की ऊर्जा, और एक्स एक्सिस पर हमने क्या लिया है, अभिक्रिया की प्रगति। प्रगति मतलब इस तरफ अभिक्रिया हमारी आगे बढ़ रही है। तो आर मतलब क्या हो गया, रिएक्टेंट मतलब क्रिया कारक। तो जो हमारा क्रिया कारक है उसके पास में क्रिया करने से पहले इतनी ऊर्जा उपस्थित है, ये ऊर्जा है। देखो ऊपर तरफ हमारी ऊर्जा बढ़ रही है, तो इतनी जो ऊर्जा है वो क्रिया कारकों के पास में क्रिया करने से पहले उपस्थित है। तो इसे मैं बोल सकता हूं ई आर। ई आर को हम कैसे पढ़ेंगे, एनर्जी ऑफ रिएक्टेंट, मतलब क्रिया कारकों की ऊर्जा, या वह ऊर्जा जो क्रिया कारकों के पास में क्रिया करने से पहले उपस्थित होती। ऐसे ये जो हमारा यहां पॉइंट दे रखा है, ये प्रोडक्ट या उत्पाद है, तो ये क्या है हमारे उत्पाद। उत्पाद की ऊर्जा ये, तो इसे हम क्या बोल लेंगे, ईपी, एनर्जी ऑफ प्रोडक्ट। तो देखो ध्यान से, क्रिया कारकों के पास में इतनी ऊर्जा तो पहले से थी, और जब उत्पाद बनाए तो इसके पास इतनी ऊर्जा हो गई, मतलब ऊर्जा क्या हो गई, बढ़ गई। ऊर्जा क्या हो गई, बढ़ गई। कितनी ऊर्जा बढ़ी, तो देखो इतनी ऊर्जा तो पहले ही थी क्रिया कारकों के पास में, और उत्पाद की ऊर्जा कितनी है, ये उत्पाद की ऊर्जा हो गई इस पॉइंट पर। तो ये जो है हमारा, ये अभिक्रिया के अंदर कुल ऊर्जा परिवर्तन हो गया, इसे हम बोलते हैं डेल्टा एच। क्या बोलते हैं, डेल्टा एच। अभिक्रिया में कुल एंथैल्पी परिवर्तन या अभिक्रिया में कुल ऊर्जा परिवर्तन। और इसको निकालने का तरीका क्या है, इसको निकालने का तरीका है डेल्टा एच बराबर होता है ईपी माइनस ई आर। ईपी का मतलब उत्पाद की जो ऊर्जा है उसमें क्रिया कारक की अगर ऊर्जा को हम घटा दें तो क्या निकल आएगा, डेल्टा एच। देखो यहां ध्यान से, उत्पाद की ऊर्जा ज्यादा है और क्रिया कारक की ऊर्जा कैसी है, कम है। तो जब उत्पाद की ऊर्जा ज्यादा हो, मतलब ईपी कैसा हो, ज्यादा हो, किससे, ई आर से, तब क्या होता है, जो डेल्टा एच है वो कैसा आता है हमारा, पॉजिटिव, मतलब धनात्मक आता है। और उल्टा केस आ जाए, ई आर कैसा आ जाए, ज्यादा, किससे, ईपी से, तो डेल्टा एच कैसा आएगा, नेगेटिव। कैसा आएगा, नेगेटिव। खुद से सोच के देखो आप, यहां ये दे रखा है हमको ईपी, ईपी इतना है, मान लेते हैं ये हमारा है 15, और ई आर कितना है, ये इतना है, ये मान लेते हैं हमारा कितना है, 10 है। तो जो ईपी है वो तो कितना था, 15, ई आर कितना था, 10। तो ईपी 15 है, डेल्टा एच निकालने का तरीका है ईपी माइनस ई आर। ये 15 है और ये कितना है, 10, तो कितना आ गया, प्लस 5। तो देख लो, अगर ईपी ज्यादा होगा तो डेल्टा एच कैसा आएगा, पॉजिटिव। ये बात हमको ध्यान रखनी है। डेल्टा एच पॉजिटिव आता है, इसका मतलब होता है कि ये हमारी अभिक्रिया कैसी है, जब डेल्टा एच कैसा आएगा, पॉजिटिव, तो अभिक्रिया कहलाएगी ऊष्मा शोषी अभिक्रिया। ऊष्मा शोषी अभिक्रिया। इसका मतलब क्या है, जब क्रिया कारक है आर, इसने उत्पाद पी बनाया तो अभिक्रिया में कुछ ऊर्जा को ग्रहण कर लिया। भी पहले इसके पास ऊर्जा थी 10, अब कितनी हो गई, 15। तो इसने 5 है, इसे कुछ यूनिट होगी, मान लो 5 जूल ऊर्जा को ग्रहण कर लिया। तो ग्रहण किया मतलब अभिक्रिया कैसी होगी, ऊष्मा शोषी। और अगर डेल्टा एच कैसा आता, नेगेटिव आता, मतलब जो ई आर है वो तो कैसी होती है हमारी, ज्यादा, और ईपी कैसा होता, कम, तब हमारी अभिक्रिया कैसे कहलाती, ऊष्मा क्षेपी। तो इस केस में अभिक्रिया कैसे कहलाती है हमारी, ऊष्मा क्षेपी अभिक्रिया। तो
इन दो बातों का हमको ध्यान रखना है। अगर डेल्टा एच पॉजिटिव आएगा तो मतलब ईपी ज्यादा है ईआर से, यानी कि उत्पाद की जो ऊर्जा है वो क्रियाकारक की ऊर्जा से ज्यादा है, अभिक्रिया कहलाएगी ऊष्मा शोषी। और जब डेल्टा एच नेगेटिव आएगा तब अब हमारी अभिक्रिया कहलाएगी ऊष्मा क्षेपी अभिक्रिया। तो हमको ये एक अभिक्रिया दे रखी, बिल्कुल सामान्य अभिक्रिया। इसमें ये जो ऊर्जा होती है हमारी, इस डेल्टा एच को मैं साइड में लिख देता हूं थोड़ा सा, तो ये जो हमारी एनर्जी परिवर्तन है ये हमारा क्या कहलाता है, डेल्टा एच। ये यहां से यहां तक की जो ऊर्जा है ये हमारी कहलाती है देली ऊर्जा। कौन सी ऊर्जा कहलाती है, देली ऊर्जा। और जो ये ऊर्जा है, ये वाली ऊर्जा, ये हमारी कहलाती है, ये तो देली ऊर्जा होगी, ये वाली जो बड़ी लाइन है, इसे जो छोटी वाली लाइन है ये कहलाती है हमारी सक्रियण ऊर्जा। कौन सी ऊर्जा, सक्रियण ऊर्जा। तो सक्रियण ऊर्जा हमारी क्या होती है, वह ऊर्जा जिसे ग्रहण करके, ये वाली जो ऊर्जा है इसी को ग्रहण करके हमारा जो क्रियाकारक है ये आर, ये प्रोडक्ट में चेंज हो रहा है, तो वह ऊर्जा जिसे ग्रहण करके क्रियाकारक है वो उत्पाद में परिवर्तित होता है, सक्रियण ऊर्जा कहलाती है। दोबारा ध्यान सुनना प्यारे बच्चों, वह ऊर्जा जिसे ग्रहण करके क्रियाकारक है वो उत्पाद में परिवर्तित होता है, सक्रियण ऊर्जा कहलाती है। सक्रियण ऊर्जा से कम ऊर्जा पर अभिक्रिया संपन्न नहीं होगी। तो इस अभिक्रिया में हमको इतनी ऊर्जा चाहिए उत्पाद बनाने के लिए, ठीक है। यह अभिक्रिया हमारी कैसी है, बिना उत्प्रेरक के। तो ये जो हमारी सक्रियण ऊर्जा है ये वाली, इसको मैं बोल देता हूं, सक्रियण ऊर्जा को हम इंग्लिश में बोलते हैं एक्टिवेशन एनर्जी। तो ई के द्वारा दर्शाते हैं। तो ई हमारी कौन सी है, 1 है, मतलब सक्रियण ऊर्जा 1 है। और ये कैसी हमारी, उत्प्रेरक की अनुपस्थिति में, मतलब अभी तक अभिक्रिया के अंदर उत्प्रेरक नहीं आया। अब हमने क्या किया, अभिक्रिया के अंदर क्या डाल दिया, उत्प्रेरक। तो जब अभिक्रिया में उत्प्रेरक नहीं था तो इतनी ऊर्जा चाहिए थी अभिक्रिया में क्रियाकारक को उत्पाद में परिवर्तित होने के लिए। देखिए इस चीज को हमको ध्यान रखना है। मान लो ये आर है क्रियाकारक, ये प्रोडक्ट पी बनाना चाहता है, तो इसको इस एनर्जी के बैरियर को पार करना पड़ेगा। ये जो ऊर्जा है, इतनी ऊर्जा तो इसको चाहिए ही, और ये ऊर्जा हमारी कौन सी है, सक्रियण ऊर्जा। कौन सी ऊर्जा है, सक्रियण ऊर्जा। तो जब तक हमारा क्रियाकारक है वो सक्रियण ऊर्जा को प्राप्त नहीं कर लेता तब तक वो उत्पाद नहीं बना सकता। तो मतलब क्रियाकारक को उत्पाद में परिवर्तित होने के लिए कम से कम सक्रियण ऊर्जा के बराबर ऊर्जा की आवश्यकता होती है। जैसे होता है ना, हम आर्मी की दौड़ कंप्लीट कर दी, उसके बाद हम लंबी कूद कूदते हैं, एक ऊंची कूद होती है। तो ऊंची कूद मान लो हमारी 4 फुट की है, तो जब तक आप 4 फुट नहीं कूदोगे तब तक आप जो आर्मी है उसका जो फिजिकल उसको आप क्लियर कर ही नहीं सकते। तो 4 फुट तो आपको कम से कम कूदना पड़ेगा, तभी आप पास माने जाओगे। तो इसमें भी ऐसा ही है, ये आर है क्रियाकारक, ये तब तक उत्पाद नहीं बना सकता जब तक ये सक्रियण ऊर्जा के बराबर ऊर्जा को प्राप्त नहीं कर लेता। तो मान लो ये सक्रियण ऊर्जा इतनी है बिना उत्प्रेरक के, किसमें, उत्प्रेरक की अनुपस्थिति में। अब देखो उत्प्रेरक क्या करता है, वो उत्प्रेरक अभिक्रिया की सक्रियण ऊर्जा के मान में कमी करता है। मैं जो बोल रहा हूं उन शब्द को ध्यानपूर्वक सुनना सही बच्चे। उत्प्रेरक है वो सक्रियण ऊर्जा के मान में कमी करता है। तो उत्प्रेरक का प्रमुख काम क्या है, सक्रियण ऊर्जा को कम करना। इससे क्या होगा, मान लो पहले तो हमको 4 फुट कूदना पड़ रहा था,
अब उत्प्रेरक आ गया, उसने इस सक्रियण ऊर्जा को घटाकर मान लो 4 फुट से कितना फुट कर दिया, 2 फुट कर दिया। अब क्या होगा, सभी बच्चे आसानी से कूद जाएंगे इसको। तो वो क्या करता है, बिल्कुल एक नया मार्ग दे देता है अभिक्रिया के लिए, जो पहले की तुलना में कैसा होता है, बहुत आसान होता है। तो दोबारा सुनना ध्यान से, उत्प्रेरक क्या काम करता है, उत्प्रेरक अभिक्रिया के संपन्न होने के लिए आवश्यक सक्रियण ऊर्जा के मान में कमी करके अभिक्रिया के लिए एक नया पथ प्रदान करता है, जिससे अभिक्रिया आसानी से संपन्न हो जाती है। तो देखो पहले तो इस आर है, इसको प्रोडक्ट में चेंज होने के लिए इतनी ऊर्जा की जरूरत पड़ रही थी। अब हमने अभिक्रिया के अंदर क्या डाल दिया, उत्प्रेरक। जैसे उत्प्रेरक डाला, ये आरेख हमारा कुछ इस प्रकार से आ गया। अब कितनी ऊर्जा चाहिए, केवल इतनी ऊर्जा। तो अब तो इतनी ऊर्जा चाहिए इसको उत्पाद में परिवर्तित होने के लिए, क्रियाकारक को। पहले इतनी, पहले मान लो 4 फुट कूदना पड़ रहा था पास होने के लिए, अब 2 फुट। तो कौन सा आसानी से काम होगा, 2 फुट तो बहुत आसानी से कूद जाएंगे सभी बच्चे और सभी पास हो जाएंगे। तो ये हमारी क्या हो गई, इसको हम बोल सकते हैं उत्प्रेरक की उपस्थिति में सक्रियण ऊर्जा, और इसको हम दर्शा सकते हैं EA2, मतलब एक्टिवेशन एनर्जी 2। और ये किसमें, उत्प्रेरक की उपस्थिति में। तो जब हमारा उत्प्रेरक उपस्थित होता है तब तो हमको इतनी सक्रियण ऊर्जा चाहिए, और जब उत्प्रेरक नहीं होता तब इतनी ऊर्जा चाहिए। तो कौन सी ऊर्जा को हम आसानी से प्राप्त कर सकते हैं, मतलब सक्रियण ऊर्जा जितनी कम होगी अभिक्रिया उतनी आसानी संपन्न हो जाएगी। तो अभिक्रिया वेग है, अभिक्रिया वेग व्युत्क्रमानुपाती होता है किसके, सक्रियण ऊर्जा के, सक्रियण ऊर्जा के। मतलब अगर सक्रियण ऊर्जा हमारी बढ़ेगी तो अभिक्रिया का वेग घटेगा। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट था उत्प्रेरक का प्रभाव, ये डायग्राम भी हमको याद रखना है। तो दोबारा सुन लो ध्यान से, उत्प्रेरक क्या काम करता है, उत्प्रेरक अभिक्रिया के संपन्न होने के लिए आवश्यक सक्रियण ऊर्जा के मान में कमी करके अभिक्रिया के लिए एक नया पथ प्रदान करता है, जिससे अभिक्रिया बहुत आसानी से संपन्न हो जाती। तो पहले हमको इतनी सक्रियण ऊर्जा चाहिए थी, मतलब इस पथ से अभिक्रिया संपन्न हो रही थी, अब इस पथ से हो रही है। तो हमको एक तो कहा जाए कि इस पहाड़ की चोटी पर से जाओ आप, उस पहाड़ को पार करके हमको मान लो यहां पर प्रोडक्ट के पास पहुंचना है, तो हमको एक तो इस रास्ते से जाना पड़े और एक इस छोटे से रास्ते से जाना पड़े, तो इससे तो हम बहुत आसानी से चले जाएंगे। तो ये हमारा होता है उत्प्रेरक का प्रभाव। एक ताप और होता है, ताप, उसमें सिंपल याद रखो, आगे बताऊंगा नेक्स्ट वीडियो में इसको मैं। अगर ताप बढ़ाएंगे तो अभिक्रिया का वेग है ROR, रेट ऑफ रिएक्शन, मतलब अभिक्रिया का वेग वो भी बढ़ जाएगा। तो ये हमारा हो गया छठा पॉइंट। तो एक बार आप इसका स्क्रीनशॉट ले लो। तो प्यारे बच्चों, आपको अभिक्रिया वेग को प्रभावित करने वाले जो कारक है वो समझ में आए होंगे। तो वीडियो देखने के लिए आप सभी बच्चों का धन्यवाद।